चर्च की भूतनी। गांव संगराना में एक कैथलिक चर्च है जहां कुछ नन रहती हैं। वे लोगों की सेवा में ही अपना पूरा दिन बिता देती हैं। एक रोज अलीमा पर गांव के कुछ लोग चोरी का इल्जाम लगाते हैं। ये खबर सुनकर फादर बहुत दुखी हो जाते हैं और अलीमा को कहते हैं, अलीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इस चर्च और मेरे नाम को खराब कर दिया है। अगर हम जैसे लोग भी सेवा की जगह इस तरह का कोई गलत काम करने लगेंगे तो लोगों में हमारी छवि क्या रह जाएगी। इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। फादर, मैंने कोई गलती नहीं किया है। आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी अलीमा, जिसे आपने बचपन से इस चर्च में जगह दी, अपनी बेटी की तरह पाला, वो ऐसा काम कर सकती है, तो आप मुझे जान से भी मरवा देंगे, तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। कल सुबह मैं सबके सामने तुम्हारी सजा सुनाऊंगा। फादर अगली सुबह चर्च की बाकी नन और गांव के कुछ लोग जिन्होंने अलीमा पर इल्जाम लगाया था उन्हें बुलाते हैं। इस चर्च का नाम मैं खराब नहीं होने दूंगा। एंथोनी, तुम्हारे पैसे अलीमा ने चुराए हैं, इसलिए अलीमा को पास के अंधेरे जंगल में जो काली कोठरी बनाई है उसमें 25 दिन बिताने होंगे। थैंक यू फादर, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। अलीमा फादर की सजा को स्वीकार कर लेती है और उसी रात को फादर एंथनी के साथ अलीमा को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ये बात पूरे गांव को पता लग जाती है। उधर फादर भी अलीमा को ऐसी सजा देकर बहुत दुखी होते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और अलीमा की सजा के 25 दिन पूरे होने के एक दिन पहले ही एंथनी अंधेरी रात को उस कोठरी में जाकर अलीमा का गला दबा देता है और उसकी मौत हो जाती है। मर गई। मेरे रास्ते का कांटा हट गया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। सबको लगेगा बंद अंधेरे कोठरी में घुट घुट कर मर गई होगी। एंथोनी वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद अलीमा जब चर्च में वापस लौटती है तब फादर अलीमा को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये बात जैसे ही एंथोनी को पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, इसे तो मैंने अपने हाथों से ही मारा था। ये कैसे हो सकता है? ये जिंदा नहीं बच सकती। उधर चर्च की बाकी नन को बहुत अजीब लगता है। जब से ये अलीमा जंगल से आई है वो अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। उसकी आंखें खूनी नजर आती है, जैसे किसी के खून की प्यासी हो। वो किसी से बात भी नहीं करती। शायद उसे सदमा लग गया है, जिस तरह से उसे जंगल में अपने दिन बिताने पड़े थे। हाँ, वो जीसस के स्टैचू के पास भी नहीं जाती। लेकिन जो भी हुआ उसके साथ वो अच्छा नहीं हुआ। उधर एंथनी की डर से हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो फादर से मिलने आता है। माय सन, क्या है? कोई बात है क्या? अचानक तुम यहाँ? फादर, ये अलीमा जिंदा कैसे हो सकती है? आप खुद ही सोचिए, कोई उस काली कोठरी में जिंदा बच सकता है क्या? ये अलीमा के शक्ल में कोई और है। हमें इस कोठरी में एक बार जाकर देखना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो चलो अभी देख आते हैं। अलीमा सब कुछ सुन लेती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। फादर और एंथनी कोठरी में जाकर देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये देखो एंथनी, ये कोठरी तो बिल्कुल खाली है। चर्च में जो है वो हमारी अलीमा ही है। ठीक है फादर, मैं चलता हूँ। एंथनी वहां से निकल जाता है और सोचने लगता है, अरे, ये नहीं हो सकता है। उसकी लाश कहाँ गई? तभी अलीमा वहां आ जाती है और कहती है, मेरी लाश ढूंढ रहे हो? अब उस कोठरी में तुम्हारी लाश मिलेगी सबको। मुझे माफ कर दो सिस्टर, मेरी लालच ने मुझसे ये सब करवाया है। अलीमा की शक्ल बदलने लगती है, गर्दन लंबी हो जाती है और आंखें बाहर की ओर आ जाती है। भूत, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कोई यहाँ तेरा पुकार सुनने वाला नहीं है। तेरे साथ साथ वो सब लोग मरेंगे जिन्होंने इस गलत फैसले का समर्थन किया था। अलीमा एंथोनी को मार देती है और उसे काल कोठरी में बंद कर देती है। धीरे धीरे गांव के लोगों की मौत होने लगती है। चर्च में से कुछ नन भी गायब होने लगी। गांव के लोगों में हाहाकार मच गया। कुछ लोग मिलकर मदद के लिए फादर के पास जाते हैं। फादर, हम लोगों को बचाइए। अगर इसी तरह से रोज मौत होने लगी तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? डू समथिंग फादर, प्लीज डू समथिंग। ओह माय चिल्ड्रन, आई विल डू समथिंग। आप लोग फिक्र ना करें। फादर अपने कमरे में बैठे बैठे गहरी सोच में डूबे हैं। उतने में ही उस अंधेरे कमरे में उन्हें एक लड़की नजर आती है। फादर चेयर से खड़े हो जाते हैं। कौन है वहाँ? अलीमा सामने आती है और अपने असली रूप में आ जाती है।
मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। मतलब तुम ही ये सब कर रही थी? इन निर्दोषों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? निर्दोष? ये लोग ही मेरी मौत का कारण हैं और साथ में तुम भी। अब तुम्हारी बारी है। फादर दौड़कर जीसस के स्टैचू के सामने जाकर प्रेयर शुरू कर देते हैं। भूतनी जीसस के सामने नहीं जा पाती और फादर बच जाते हैं। हाँ तो बच गए तुम, अगली बार कौन बचाएगा? बाहर का खूनी खेल होगा। ये चर्च मेरा है और यहाँ मेरे हिसाब से ही सब चलेगा। पूरी रात प्रेयर करते करते फादर जीसस के पास ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब बाकी की नन फादर को इस हालत में देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं। फादर होश में आकर सबको सब कुछ बता देते हैं। अलीमा मर चुकी है। उसकी आत्मा को हमें किसी भी तरह से वश में करना होगा। अगले हफ्ता ईस्टर डे आने वाला है। हम लोगों को उसी दिन इस आत्मा को अपने वश में करना होगा, नहीं तो वो पूरे गांव में तबाही मचा देगी। फादर दिन रात प्रेयर करते रहते हैं ताकि अलीमा की आत्मा उन्हें छू भी ना सके। भूतनी अंदर ही अंदर लाल पीली होती रहती है क्योंकि वो फादर को मार नहीं पा रही है। इसी तरह ईस्टर डे का दिन आता है और फादर गांव के आसपास के चर्च के फादरों को बुला लेते हैं। कैथोलिक चर्च में इतनी भीड़ देखकर अलीमा अपने कमरे से बाहर आती है। तभी सारी नन उसे घेर लेती हैं। सारे फादर और नन प्रेयर चालू कर देते हैं। अलीमा अपने असली रूप में आ जाती है और छटपटाने लगती है। तूने क्या सोचा? इस तरह तू मुझे कैद कर लेगा? कभी नहीं, मैं तुझे मारे बिना नहीं कैद होने वाली। अगर मेरी मौत से तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी तो इस गांव और अपने इस चर्च के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूँ। कम से कम ये खूनी खेल तो खत्म होगा। हाँ, मुझे बस तेरी मौत का इंतजार है, फिर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। तेरी मौत से ही मुझे सुकून मिलेगा। फादर खुद को आग लगा लेते हैं और मर जाते हैं। फादर की मौत से अलीमा को शांति मिल जाती है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले और चर्च की सब नन मिलकर फादर के लास्ट राइट्स पूरे कर उन्हें चर्च के पीछे ही गौरी की शादी एक बड़े घर के लड़के यानी कि राजेश के साथ होती है। राजेश की 4 बहनें हैं और सभी अपने भाई पर जान छिड़कती है। अरे पापा, ये राजेश के लिए कैसी छोटी सी हीट की लड़की ब्याह लाए आप? हम लोगों का भाई तो राजकुमार है, उसके लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए थी। गौरी को ननद की बात बुरी लगती है और वो रोने लगती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने? एकलौता बेटा है हमारा, समझी? वो तो तेरे ससुर हाँ कराए थे, वरना मैं तो ना करवाती तेरी शादी अपने हीरे जैसे बेटे से। ननदे सास को भरती और सास गौरी से लड़ती। ये क्या है? तुम्हारी बहनें और माँ आए दिन मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है। क्यों नहीं बोलते उन लोगों को कुछ? अरे क्या बोलूं? अब उन लोगों का इकलौता भाई और बेटा होना तो वो लोग थोड़े इमोशनल है मुझे लेकर, समझा करो ना। और कौन सा वो लोग रोज आते हैं ससुराल से? माना एक साथ नहीं आती, लेकिन रोज कोई ना कोई तो खड़ा ही रहता है ना। खैर, जैसे तैसे कुछ साल गुजरते हैं। गौरी एक प्यारे से बेटे की माँ बनती है। सुनिए, हर बात पर ससुर जी से पैसा मांगना ठीक नहीं लगता। आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? काम तो मैंने कभी किया ही नहीं गौरी। पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक सा नहीं होता। गौरी के ससुर की मृत्यु हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। गौरी ननद को फोन करती है। दीदी, अब जीजा जी को बोलकर इन्हें कहीं नौकरी दिलवा दो ना। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है। दवाई का खर्चा और मुन्ने की पढ़ाई का खर्चा काफी है। कुछ मदद मिल जाएगी दीदी। देखो गौरी, तुम तो जानती हो मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि बात घुमा कर बोलोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना तो तुमको ही है ना। हम भी तो निभा रहे हैं। खैर, बोल दूंगी इनको। गौरी समझ जाती है। वो दूसरी ननद को फोन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। अरे भाभी, हमारा भाई कैसे काम करेगा? वो तो राजकुमार है। बस आप जरा माँ का ख्याल रखो, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। बाकी करते हैं बात आराम से। गौरी के सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे अपना परिवार चलाए। ना पति काम करना चाहता है और ना ननदे मदद। फिर एक रोज गौरी की सहेली कहती है, गौरी, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ वहाँ काम करती? अरे लेकिन मुन्ना तो छोटा है ना। तो क्या हुआ,
तेरी सास और पति तो घर पर ही हैं, वो लोग संभाल लेंगे, तू चल मेरे साथ। गौरी ने अब काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सपना अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का था। गौरी अपने भाई से कहती है, भाई, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस पर मेरे गौरव का भी एडमिशन हो सकता है क्या? अरे कैसे बात कर रही है गौरी, जितना तू कमाती है उतने में तो तेरा घर भी नहीं चलता। तू कहाँ इतने महंगे स्कूल का सपना देख रही है। लेकिन गौरी भी ठान लेती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। माँ जी, ये मेरे गहने हैं, मैं बेच रही हूँ। गौरव का कल एडमिशन है। अरे वो तो ठीक है गौरी, लेकिन आगे की फीस कैसे मैनेज करेगी? और ज्यादा मेहनत कर लूंगी माँ। गौरव कुछ बन गया तो हम लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर देगा। गौरी, हम लोगों ने तुझे गलत समझा, लेकिन तू ही थी जो ये घर लेकर चल रही है, वरना कब की अलग हो जाती। गौरी सास की ओर मुस्कुराकर देखती है। आप भी तो मेरा साथ दे रही है ना? अरे कभी खाने में अंडा या मुर्गा भी खिला दिया करो, क्या रोज रोज पत्ता खिलाती रहती हो। अरे शर्म तो आती नहीं, सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद तो कुछ करता नहीं, ऊपर से मुर्गा खाना है इसको। गौरी अपना घर चलाने के लिए तो पर्याप्त पैसे कमा लेती है, लेकिन बेटे के महंगे स्कूल, कोचिंग और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते। माँ, मुझे जूडो कराटे की ड्रेस चाहिए, मैं घर के कपड़ों में क्लास नहीं अटेंड करूँगा। और क्या, बिल्कुल, घर की भी कोई ड्रेस होती है क्या? मैं कल ही ला दूंगी। हाँ बच्चा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई किया कर। उसके जाने के बाद कहाँ से लाएगी पैसे ड्रेस के? माँ, वो पास वाली चाची से कुछ पैसे उधार लूंगी। अरे सभी से तो उधार ले चुकी है तू, कर्जा इतना चढ़ा लिया है कि पूरा जीवन भी कमाएगी तो उतार नहीं पाएगी। अरे माँ जी, गौरव कुछ बन जाए तो मुझे कमाने की क्या जरूरत, फिर तो मैं बस रानी बनकर राज करूंगी। एक दिन गौरव कहता है, माँ, मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छे पैसों में। अब हम लोगों के बुरे और दुख के दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सास की फोटो के सामने हाथ जोड़ती है कि उसका पति उसे कहता है, देखा गौरी, तेरी तपस्या खत्म हुई। इतने सालों से जो तू फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, अब तू आराम कर सकती है। अरे नहीं नहीं, अभी तो नौकरी लगी है, कुछ दिन कुछ पैसे कमा तो लेने दो। कुछ महीनों बाद गौरी की ननद गौरव के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे भाभी, वो मैं ना रिश्ता लेकर आई थी गौरव के लिए, सुना अच्छा कमा रहा है, क्यों? देखा मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हम लोगों के लिए। गौरी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका मन नहीं होता है कि वो बेटी की शादी इतनी जल्दी कर दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्जा है जिसे उतारना है। तो क्या हो गया, शादी के बाद भी उतार लेगा, कम से कम एक लड़की आ जाएगी तो आराम रहेगा। गौरी लोगों के प्रेशर में आकर बेटे की शादी कर देती है और शादी के बाद एक दिन जब अपनी फैक्ट्री में जाती है। मैनेजर साहब, कैसे इस फैक्ट्री में 22 साल काम कर लिया पता ही नहीं चला। अब तो बेटा सेटल हो चुका है, नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी का शुक्रिया। गौरी बहन, बहुत मेहनत की तुमने जीवन में, अब भगवान कोई मुश्किल ना दे। गौरी घर आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उसे बहू और बेटे की आवाज सुनाई देती है। क्या है, तुम्हारी माँ ने तो सोचा भी नहीं कि जो कर्जा वो ले रही है खुद की अय्याशी के लिए, वो हम लोग क्यों करें? उनका कर्जा है, वो देखे। हाँ लेकिन क्या करूँ, माँ को छोड़कर रह भी तो नहीं सकता ना। अरे रह नहीं सकते तो क्या करोगे, पूरी जिंदगी उनका कर्जा चुकाते रहोगे? कल को हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, कैसे मैनेज करेंगे? मैं नहीं जानती, साफ साफ बोल दो पैसे नहीं है फालतू के। जिसका कर्जा है वही निपटाए। गौरी बेटे बहू की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है और अंदर न आकर वहाँ से सीधे फैक्ट्री जाती है। मैनेजर साहब, मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक हिम्मत है तो कर लेते हैं। वो मेरा इस्तीफा ना वापस कर दीजिए। ये बोलकर गौरी की आंख लाल हो जाती है। मैनेजर समझ जाता है कि गौरी की उम्मीद टूट चुकी है। वो उसके हाथ में इस्तीफा रखकर कहता है, कर्जा माँ का है तो माँ ही चुकाएगी। माँ का कर्जा आज तक क्या कोई चुका पाया है? हेलो दोस्तों, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।